और दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे और बारिश हुई। बारिश के चलते कोहरा जरूरत से ज्यादा थोड़ा कम हुआ। एयर क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, लेकिन ठंड और बढ़ गई है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी बारिश हो रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। तो रात में तेज बारिश के बाद अब दिल्ली का पारा लुढ़क गया है और सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कों पर भी गाड़ियों की रफ्तार में थोड़ी ब्रेक लगी है। ठंड के चलते लोग घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। फिलहाल कोहरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन गलन बढ़ गई है और पश्चिमी यूपी में तेज बारिश देखी गई है कल से। और गाजियाबाद से संवाददाता अमित राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमित, बताइए अभी वहां पे किस तरीके का मौसम है? जी बिल्कुल नेहा, आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होती है उसके बाद ही मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाती है। बात की जाए दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद की, तो यहाँ 3 तरह की मार अब तक जनता झेल रही थी। मसलन पहली मार थी बढ़ती हुई ठंड की, दूसरी जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन था उसमें भी कोई कमी नहीं आ रही थी और कोहरे की वजह से विजुअलिटी भी बहुत कम थी। देर रात से हो रही बूंदाबांदी के चलते आज सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ कोहरे से आम जनता को राहत मिली है, लेकिन वहीं गलन वाली सर्दी बढ़ गई है। अगर बात की जाए आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, कल तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार था, यानी कि रेड जोन में था, बेहद घातक भी था। आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स महज 261 रह गया है। हालांकि अभी भी ये ऑरेंज जोन में आता है, लेकिन अगर मौसम विभाग की अगर हम बात माने तो उनके मुताबिक आगामी 2 दिन में भी यूपी के ऐसे 17 जिले हैं जहां बारिश के लिए कहा गया है। कल देर रात से ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बूंदाबांदी हो रही है, जिसके चलते जो कोहरा था उसमें कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। गलन वाली सर्दी जिसको कहा जाता है, हार्ड कपा देने वाली सर्दी जिसको कहा जाता है, उसमें बेशक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ, सुबह के समय जहां कोहरे की वजह से जो विजुअलिटी थी वो बेहद कम हो जाया करती थी, जो वाहनों की रफ्तार थी उस पर भी ब्रेक लगा जाया करते थे और जो वाहन चालक थे वो अपने वाहनों की लाइट जलाकर चला करते थे। लेकिन आज सुबह की तस्वीर अगर आप यहाँ देखेंगी तो आज सुबह की तस्वीर आपको रोजाना के मुकाबले सामान्य सी नजर आएंगी। वजह यही है कि देर रात से हो रही बूंदाबांदी के चलते जो दिल्ली एनसीआर में देर रात से बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। आगरा से शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, वहां पर अभी किस तरीके का मौसम है कि वहां पर भी देर रात या सुबह में बूंदाबांदी हुई है? बिल्कुल नया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर बात की जाए ताजनगरी की, तो ताजनगरी में सुबह देर रात से ही बारिश हो रही है। झमाझम तेज हवाएं चल रही थी और उसके बाद फिर बारिश हो रही है और अभी सुबह तक भी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गलन और ठुठुरन बड़ी सर्दी अब ताजनगरी वासियों को परेशान कर रही है। तापमान की बात की जाए तो तापमान में बारिश की वजह से भारी गिरावट आई है, तो वही कह सकते हैं कि ठुठुरन और गलन लोगों को परेशान कर रही है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर और गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से अपना बचाव कर रहे हैं। रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि बारिश के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देर रात से बारिश हो रही है तो गलन और ठुठुरन भरी सर्दी लोगों को बेहद परेशान कर रही है। वहीं गनीमत है कि प्रशासन ने जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, लेकिन फिर भी जो है 8th क्लास से जो ऊपर के बच्चे हैं उनकी अभी छुट्टी नहीं है, तो कह सकते हैं अभिभावकों को भी चिंता बढ़ गई है। लेकिन जिस तरीके से आगरा में बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से गलन और ठुठुरन भरी सर्दी लोगों को बेहद परेशान कर रही है। वहीं आपको बता दें कि ताजमहल की बात की जाए तो आज कोहरा तो नहीं है, लेकिन जो है पर्यटकों की बात की जाए तो आज पर्यटकों को साफ ताजमहल दिखेगा और पर्यटकों को मायूस होने नहीं पड़ेगा, क्योंकि धुंध के वजह से जो है ताजमहल ढक जाता था। लेकिन आज जो है कोहरा नहीं है, हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के कारण जो है कोहरा छटा हुआ है तो ताजमहल साफ दिखाई दे रहा है। पर्यटकों को मायूस होकर नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि आगरा में दूर दराज से देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और सुबह सूर्य उदय के समय जब ताजमहल को दीदार करना चाहते हैं तो उस समय ताज का दीदार नहीं हो पाता, तो पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। लेकिन आज कोहरा नहीं है, तो इसकी वजह से ताजमहल साफ दिखाई दे रहा है। पर्यटकों के चेहरों पर भी खुशी होगी, क्योंकि वह सुबह की पहली सूर्योदय के समय वह ताज का दीदार कर सकेंगे। तो कह सकते हैं कि जो ताजमहल है वह साफ दिखाई दे रहा है। वहीं लेकिन बारिश की बात की जाए तो बारिश की वजह से हालांकि गलन और ठुठुरन भरी सर्दी आगरा वासियों को बेहद परेशान कर रही है। लेकिन प्रशासन ने जो है रैन बसेरों के लिए, जो असहाय और गरीब लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों के इंतजाम किए गए हैं और जो सरकारी अस्पताल है उनके बाहर अलाव की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से सिलेंडर की बात की जाए तो गैस सिलेंडर है वहां पर वो रखे गए हैं।
है, जगह जगह जो रिक्शा चालक है, असहाय लोग हैं, उनके लिए सर्दी ना लगे तो प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं वहां पर जगह जगह की है, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों के बाहर। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से देर रात से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, लगभग 12 घंटे से अधिक आगरा में हो चुके हैं बारिश को, और अभी भी बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश है और तापमान में भारी गिरावट है। बिल्कुल शिव कुमार, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें दिल्ली, गाजियाबाद और आगरा से, तीनों में ही साफ देखा जा सकता है कि मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। धुंध छाई हुई है और कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। दिल्ली के आसपास के जिलों में भी और दिल्ली में भी रात को तेज बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद सुबह से ही ठिठुरन बढ़ गई है। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट देखी गई है तीनों ही जगह पर, लेकिन ठंड काफी बढ़ गई है। और शीतलहर के चलते यूपी में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। ठंड के चलते 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सभी जिलों के डीएम के निर्देश पर बीएसए ने छुट्टी घोषित कर दी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बारिश भी हो रही है। तो ठंड के चलते लखनऊ में ठंड के चलते बारिश की वजह से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आज और कल। और उधर लखनऊ में सीएम योगी लक्ष्मण मेला स्थित दोनों रैन बसेरों पर पहुंचे हैं। सीएम योगी ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम ने जरूरतमंदों को कंबल और खाने के पैकेट दिए हैं। सीएम योगी रैन बसेरे में मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आए और उनसे हालचाल पूछा। तो सीएम योगी कल लखनऊ में लक्ष्मण मेला रोड स्थित दोनों रैन बसेरों पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जरूरतमंद लोगों से बातचीत की, उन्हें कंबल वितरण किया और रैन बसेरे का जायजा भी लिया है। तो इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए सीएम योगी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान के दोनों रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंचे, जरूरतमंद लोगों से बातचीत की। और अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान आज नॉमिनेशन पर्चा भरेंगे। नामांकन के पहले जनसभा होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सुबह 11 बजे मिल्कीपुर पेट्रोल पंप के पास मैदान में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद 12:30 बजे कलेक्ट्रेट में चंद्रभान पासवान नामांकन भरेंगे। और यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अपने संगठन में 70% पदों पर पिछड़े दलित वर्ग को जिम्मेदारी देने का प्लान बना रही है। ऐसे करके कांग्रेस आरक्षण सीमा बढ़ाने की हिमायती होने का संदेश देना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए दलित बस्ती में कार्यक्रम कर रही है, ताकि दलितों और पिछड़ों में पैठ बना सके। वहीं बीजेपी भी 80% जिला अध्यक्षों को बदल रही है। साथ ही दलितों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम में दलित मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। दो 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है। कांग्रेस अब अपने संगठनात्मक ढांचे में पिछड़ों और दलितों पर विशेष फोकस करेगी। पार्टी में पद पाने के लिए जातीय समीकरण के साथ सक्रियता भी देखी जाएगी। कांग्रेस 5 स्तरीय संगठन तैयार करेगी। 70% पदों पर पिछड़े दलित वर्ग को जिम्मेदारी मिलेगी। कांग्रेस आरक्षण सीमा बढ़ाने की हिमायती होने का संदेश देना चाहती है।
आने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दलितों और पिछड़ों को साधने के प्रयास में लगी हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए बेहद काम कर सकता है। कांग्रेस विधानसभा 2027 चुनाव से पहले पंचायती चुनाव पर भी फोकस कर रही है, जिसके लिए यूपी के हर गांव-गांव में जाकर अपने संगठन को मजबूत रूप देने में लगी है। क्योंकि जिस तरह से आरक्षण जिस उद्देश्य से लागू किया गया था वो अभी समाज में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। जब उन्होंने सदन के अंदर बताया, अधिकारियों की संख्या बताई कि जिन देश के बजट में फैसला लेने वाले अधिकारियों की संख्या बताई, तो वहीं से ये बात निर्धारित थी। और जब हम अपने संगठन में उसको चीज़ को लागू करेंगे तब बाहर जो सरकार, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उनके ऊपर दबाव होगा कि उन चीज़ों को वो भी करें। तो कांग्रेस की नई रणनीति को बीजेपी ने आउटडेटेड बताया है। बीजेपी का दावा है कि अब कोई भी प्रयोग कांग्रेस पार्टी को नहीं बचा सकता। देखिए, बासी कढ़ी में कभी उबाल नहीं आता। कांग्रेस पहले महिलाओं को आगे लाने की बात कर रही थी और अब शायद दलितों और पिछड़ों को आगे लाने की बात कर रही है। वास्तव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक हो गई है। कोई भी नया प्रयोग कांग्रेस में प्राण फूंकने वाला नहीं है। कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी दलितों और पिछड़ों को साधने में जुटी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एसपी नेताओं के बयानों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तरजीह दी जा रही है। होर्डिंग्स और बैनरों में भी उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। पोस्टर में हनुमान जी की बड़ी तस्वीर के साथ अंबेडकर, लोहिया और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर पर लिखा है, हम दलितों के साथ हनुमान जी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद एक तरफ समाजवादी पार्टी ने दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए होर्डिंग्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी के जरिए से समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें हनुमान जी को दर्शाया गया है, हम दलितों के साथ हनुमान जी। साफ तौर से जब हम राजनीतिक समीकरण को देखते हैं मिल्कीपुर के, तो उसमें साफ तौर से दिखाई देता है जो दलित वोट बैंक है वो बेहद अहम हो जाता है तमाम जीत और हार को तय करने के लिए। समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने कई जिला अध्यक्षों को बदल सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते एसपी स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश में है। और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है, जब चाहे तब जो है वो पार्टी में संशोधन या पार्टी में जिला अध्यक्षों को हटाना या किसी को भी अपने पद से हटा करके आगे उसको पदोन्नत करना, किसी उच्च पद पर उसको स्थानांतरित कर सकते। बीजेपी ने भी दलित वोट बैंक को साधने के अभियान को यूपी में धार देनी शुरू कर दी है। 25 जनवरी तक यूपी के सभी दलित बस्तियों में संविधान गौरव दिवस अभियान मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीजेपी के सभी मंत्री, सभी प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, दलित विधायक, दलित सांसद, दलित मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। कई सीटों पर दलित समुदाय निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में यूपी में दलित समाज के पास ही सत्ता की चाबी मानी जा रही है, जिसे हर दल अपने हाथ में लेना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संभल में जिला प्रशासन 11 दुकानों पर कार्रवाई कर सकता है। मस्जिद कमेटी मस्जिद की दुकानों के कागजात नहीं दिखा पाई है। आरोप है कि 11 दुकानों पर मस्जिद का कब्जा है। ऐसे में प्रशासन मस्जिद की दुकानों के मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और संभल में बिजली चोरी से बड़ी खबर सामने आई है। बिजली विभाग के मुताबिक बिजली चोरी में 1400 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 16 मस्जिद और 2 मदरसे शामिल हैं। यहां पर बिजली चोरी पकड़ी गई है, लिहाजा विभाग ने 11 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 2 दिन पहले भी 42 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बता दें कि एसपी सांसद जियाकुर रहमान बल्ब पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगा है। तो संभल में बड़ी बिजली चोरी की खबर सामने आई है। बिजली विभाग के मुताबिक बिजली चोरी में 1400 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 16 मस्जिद और 2 मदरसे शामिल हैं।
और महाकुंभ मेले का चौथा दिन है। महाकुंभ की त्रिवेणी श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर हो चुका है, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु के आगमन की संभावना जताई है। सीएम योगी ने दूसरे अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे से समन्वय बनाकर सतत और समयबद्ध ट्रेनों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। हर सेक्टर में बिजली और पानी की आपूर्ति, घाटों की बैरिकेडिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में बस चलाने, प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक बसें, शटल बसें लगातार चलती रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आज संगम नगरी प्रयागराज में भी भारी संख्या में आज भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सीएम योगी ने तैयारियों के निर्देश दिए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु 29 तारीख को संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं।